दोस्तों, आज मैं आपके सामने 2017 में रिलीज हुई एक थाई हाइस्ट थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.6, जबकि रोटेन टोमेटोज पर इसको 100% की फ्रेश रेटिंग मिली है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत में हम लिन नाम की लड़की को देखते हैं, जो किसी कमरे में सामने वाले को अपनी बेसिक जानकारी दे रही होती है, जैसे उसका कोई इंटरव्यू या काउंसलिंग चल रही हो। इसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहां लिन के पिता उसे हाई स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए एक स्कूल में लाते हैं। वहां वो प्रिंसिपल से कहते हैं कि उनकी बेटी हर साल टॉप ग्रेड्स लाती है और बहुत ही इंटेलिजेंट है, जिस वजह से वो उसे इस स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं। अब प्रिंसिपल भी उसके रिजल्ट्स देखकर मान जाती है कि लिन वाकई में बेहद इंटेलिजेंट है, और फिर वो लिन से पूछती है कि क्या वो उनके स्कूल में पढ़ना चाहेगी। तो इस पर लिन साफ कह देती है कि वो यहाँ पढ़ना तो चाहती है, लेकिन अगर यहाँ पढ़ेगी तो उसके पिता को हर साल लगभग कुल 1.5 लाख रुपए देने होंगे, जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा हैं। अब प्रिंसिपल चौंक कर कहती है कि हमारे स्कूल की फीस तो सिर्फ 1,20,000 रुपए है, तो तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो इतने में लिन वहीं बैठे बैठे पूरे साल का कैलकुलेशन कर देती है कि एडमिशन, यूनिफॉर्म, एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा फीस और आने जाने में कितना और खर्चा होगा जो उसके पिता को उठाना पड़ेगा। और इस तरह से वो दिखा देती है कि असल में उनके ऊपर 1.5 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा। अब ये देखकर प्रिंसिपल भी समझ जाती है कि बच्चे सिर्फ तेज नहीं बल्कि बहुत ही प्रैक्टिकल और डिटेल्ड भी है। फिर वो उससे कहती है कि स्कूल को ऐसे स्टूडेंट्स की जरूरत है, और इस तरह से वो उसे फुल स्कॉलरशिप दे देती है, यानी वो फ्री में पढ़ सकती है। इसके बाद स्कूल इवेंट में फोटोशूट के लिए लिन पोर्ट्रेट खिंचवा रही होती है। तभी ग्रेस नाम की लड़की आकर कहती है कि जरा मुस्कुराकर फोटो खिंचवाओ, और यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। कुछ देर के बाद एक दिन लिन और ग्रेस साथ में बैठी होती हैं। यहाँ ग्रेस परेशान होकर उसे बताती है कि उसके हाल के ग्रेड्स बहुत ही खराब आ रहे हैं, उसे मैथ्स समझ में नहीं आता। लेकिन इतने में लिन उसकी किताब का एक सवाल आसानी से हल कर देती है, जिसे देखकर ग्रेस दंग रह जाती है और उसे ट्यूशन देने की रिक्वेस्ट करती है। हालांकि लिन पहले थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन ग्रेस उसे मेंटोर कहकर पुकारने लगती है, जिससे उसका मन बदल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स शुरू हो जाते हैं। आज हम देखते हैं कि ग्रेस बहुत ही नर्वस है और लिन उसे रिलैक्स रहने को कहती है। आगे क्वेश्चन पेपर मिलते ही लिन चौंक जाती है। सारे सवाल वही हैं जो उसने ग्रेस को पढ़ाए थे। अब ये बात वो ग्रेस को भी बताती है, लेकिन ग्रेस को कोई उत्तर याद नहीं और वो फेल हो जाने के डर से रोने लगती है। फिर लिन जल्दी से अपना पेपर हल करके खत्म करती है और सारे उत्तर एक इरेजर पर कोड की तरह लिखकर उसे अपने जूते में छुपा देती है। इसके बाद मौका देखकर वो अपना जूता ग्रेस की तरफ सरका देती है। अब इस बीच इन्विजिलेटर इधर उधर घूमकर चेक भी करता है, पर कुछ पकड़ नहीं पाता। फिर एक मूवमेंट पर ग्रेस अपना जूता फेंकती है, जो सीधे टीचर के सामने जा गिरता है। लेकिन टीचर रिएक्ट करे उससे पहले ही लिन उठकर चालाकी से वही जूता पहन लेती है और पेपर सबमिट कर देती है। आगे ग्रेस लिन से मिले जवाबों से अपना पेपर पूरा कर लेती है और रिजल्ट में उसके अच्छे ग्रेड्स आते हैं, जिससे वो खुशी से उछल पड़ती है। अब ग्रेस लिन को अपने बॉयफ्रेंड पैट के घर पार्टी में चलने के लिए बुलाती है। पार्टी में पैट लिन से बात करते हुए सीधे कह देता है कि उसे पता है कि लिन ने ही ग्रेस को पास करवाया, जबकि लिन ने ग्रेस को ये राज किसी को ना बताने को कहा था। अब पैट ऑफर रखता है, वो चाहता है कि लिन उसकी भी एग्जाम में मदद करे। साथ ही उसके हिसाब से डील ये थी कि हर सब्जेक्ट के बदले वो 3,000 रुपए देगा और उसके 5 अमीर दोस्त भी उतना ही दे सकते हैं। इसके बाद ग्रेस और पैट बैठकर टोटल जोड़ना शुरू करते हैं, तो लिन बता देती है कि कुल 36,000 होंगे। इसके बाद लिन खुद ये सोच में पड़ जाती है कि ये काम किया जाए या नहीं, पर पैट उसे समझाता है कि इस पैसे से वो अपनी ट्यूशन फीस भी भर सकती है, जो हर स्टूडेंट को देनी पड़ती है। लिन कहती है कि उसे फुल स्कॉलरशिप मिली है, तो ग्रेस बताती है कि स्कॉलरशिप सिर्फ स्कूल फीस कवर करती है, ट्यूशन फीस अलग है। वो खुद हर साल 4 लाख रुपए की ट्यूशन फीस देती है। अब ये सुनकर लिन हक्का बक्का रह जाती है। फिर रात को वो अपना एडमिशन फॉर्म देखती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि उसके पिता से भी स्कूल ने कुछ एक्स्ट्रा फीस के नाम पर अच्छी खासी रकम ले ली है। ये जानकर लिन बहुत ही दुखी होती है और पियानो बजाने बैठ जाती है। तभी बजती धुन से उसे एक आइडिया आता है। अगले दिन वो पैट, ग्रेस और बाकी इच्छुक स्टूडेंट्स को बुलाती है और पियानो पर एक धुन बजाते हुए समझाती है वो उंगलियों के मूवमेंट्स को कोड बनाकर एग्जाम के दौरान सही उत्तर भेज सकती है। अब सभी लोग उसकी उंगलियों के इशारे से ABCD के हिसाब से आंसर पहचानने की प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह से पियानो कोड चीटिंग सिस्टम बन जाता है। धीरे धीरे लिन
इस कोड का इस्तेमाल करके कई बच्चों को एग्जाम में पास करवाती है और बदले में मोटी फीस लेती है। इन्हीं पैसों से वो अपने पिता को एक नई शर्ट भी गिफ्ट करती है। अब समय के साथ साथ लिन का ये क्लाइंट सर्कल बढ़ता जाता है और इसी बीच हम बैंक नाम के एक लड़के से मिलते हैं जो लिन की तरह ही बहुत होनहार होता है और स्कॉलरशिप पर ही स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन स्वभाव से वो बेहद सीधा और ईमानदार होता है। आगे हम देखते हैं कि स्कूल में एक क्विज कंपटीशन होता है जिसमें लिन और बैंक एक टीम बनकर हिस्सा लेते हैं। यहाँ बैंक स्टेज पर जाने से पहले थोड़ा नर्वस होता है तो लिन उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, लेकिन क्विज के शुरू होते ही बैंक उससे भी तेजी से सभी सवालों के जवाब दे देता है, जिसे देखकर लिन और प्रिंसिपल दोनों दंग रह जाते हैं। फिर प्रिंसिपल बाद में बैंक और लिन को सिंगापुर की पढ़ाई के लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप के बारे में बताती है। वो कहती है कि स्कूल की तरफ से सिर्फ एक स्लॉट बचा है और वो दोनों में से किसी एक को ही मिलेगा, लेकिन इसके लिए दोनों को एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होगा जिसमें जो जीतेगा वही सिंगापुर जाएगा। अब ये सुनकर दोनों थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें बैंक का घर दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बैंक का परिवार काफी गरीब है, लेकिन बैंक और उसकी माँ दोनों ईमानदारी और मेहनत पर यकीन रखते हैं। उसकी पूरी उम्मीद इसी स्कॉलरशिप पर टिकी है। फिर अगले दिन जब बैंक अपना पेपर देने जा रहा होता है तो टोंग नाम का एक लड़का जो पहले से लिन की गैंग में जुड़ना चाहता था वो उसे रोकता है। यहाँ टोंग बैंक से एग्जाम में मदद मांगता है, जिसके लिए बैंक मना कर देता है और आगे बढ़ने लगता है। पर तभी टोंग के मुंह से गलती से लिन के पियानो कोड वाली बात निकल जाती है। अब ये सुनकर बैंक रुक जाता है और पूछता है ये पियानो कोड क्या है, लेकिन इतने में टोंग फौरन बात को घुमा देता है और पैसों का लालच देकर भी बैंक को मना नहीं पाता। हालांकि वो उसे फिर भी बार बार मदद के लिए बोलता है, लेकिन बैंक साफ इनकार कर देता है और परीक्षा हॉल की ओर निकल जाता है। अब एग्जाम शुरू होता है जहां सभी को क्वेश्चन पेपर बांटे जाते हैं। अब कुछ ही मिनटों में स्टूडेंट्स नोटिस करते हैं कि इस बार पेपर अलग अलग सेट में है। किसी के पास सेट 1, किसी के पास सेट 2 तो किसी के पास कोई और, यानी सिर्फ एक ही पेपर नहीं बल्कि कई वर्जन्स होते हैं। ये देखकर सारे क्लाइंट्स घबरा जाते हैं क्योंकि उनका पूरा भरोसा एक बात पर था कि लिन एक पेपर से सबको उत्तर भेज देगी। अब अलग अलग सेट देखकर उन्हें समझ में नहीं आता कि आज वो लिन के पियानो कोड से मदद कैसे ले पाएंगे। यहीं से चीटिंग का गेम अगले लेवल की तरफ मुड़ता है जहां लिन को सिस्टम से भी ज्यादा स्मार्ट बनकर प्लान करना होगा। अब हम देखते हैं कि एग्जाम हॉल में बैंक अपना पेपर पूरा कर चुका होता है और तभी वो देखता है कि टोंग लिन के पेपर की सीधी नकल कर रहा होता है। बैंक जानता था कि अगर ये पकड़ा गया तो सभी के सभी फंस सकते थे, इसलिए बैंक जानबूझकर अपना पेपर जमीन पर गिरा देता है और साथ ही साथ मैसेज के जरिए लिन को टोंग के बारे में अलर्ट कर देता है। इतना ही नहीं, वो अपना पेपर सबमिट करके टीचर को भी टोंग की चीटिंग की खबर दे देता है। इसके बाद लिन तुरंत टोंग से उसका सेट नंबर पूछती है तो उसे पता चलता है कि उसके पास सेट नंबर 2 है। फिर वो सेट नंबर 1 वाले स्टूडेंट पर फोकस करती है। पियानो स्टाइल फिंगर कोड से उनके सारे जवाब दे देती है और उनके पेपर जल्दी खत्म करवा देती है ताकि वो एक एक करके सबमिट कर सके। अब जैसे ही सेट नंबर 1 वाले स्टूडेंट पेपर जमा करवा रहे होते हैं, इसी बीच लिन चालाकी से टोंग का पेपर अपने पास ले लेती है। फिर वो तेजी से सेट नंबर 2 के जवाब निकालती है और फिर से अपनी उंगलियों के इशारे से सेट नंबर 2 वाले बच्चों को भी उत्तर भेजने लगती है। अब टाइम लगभग खत्म हो रहा होता है और टीचर उनके काफी पास आ चुका होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो अपने ग्रुप के सारे पेपर पूरे करवा देती है। हालांकि इस बीच दिक्कत ये थी कि जल्दी के चक्कर में वो अपना खुद का क्वेश्चन पेपर क्लास में छोड़ जाती है। इसके बाद टीचर बाहर आकर उसे उसका पेपर देने ही वाला होता है कि तभी लाउड स्पीकर से प्रिंसिपल उसे ऑफिस में बुलाती है। यहाँ प्रिंसिपल के ऑफिस में बैंक और टोंग पहले से ही मौजूद होते हैं। साफ था कि बैंक प्रिंसिपल को बता चुका होता है कि टोंग नकल कर रहा था। इसके बाद प्रिंसिपल शुरू में बस टोंग की चीटिंग को देखती है, लेकिन जैसे जैसे वो डिटेल्स देखती हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि टोंग अकेला नहीं बल्कि लिन भी उसे गाइड कर रही थी। अब ये सुनकर बैंक भी शॉक हो जाता है कि लिन सीधे के सीधे पकड़ी जा रही है। इसके बाद प्रिंसिपल लिन के पिता को बुलाकर पूरी बात समझाती है और पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर बैंक सच बोल देता है कि लिन ये सब पैसे कमाने के लिए कर रही है। अब ये सुनकर प्रिंसिपल और लिन के पिता दोनों हैरान और आहत हो जाते हैं। फिर लिन के पिता प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करते हैं कि लिन को स्कूल से ना निकाला जाए। हालांकि प्रिंसिपल उसे एक्सपेल तो नहीं करती, लेकिन सजा ये तय होती है कि सिंगापुर वाली प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप अब लिन के बजाय बैंक को दी जाएगी। ये बात लिन के लिए बहुत बड़ा झटका होती है और उसे लगता है कि बैंक ने जानबूझकर उसे फंसाया
ताकि खुद स्कॉलरशिप ले सके। लिन के कमरे में छुपाए हुए चीटिंग से कमाए पैसे और उससे खरीदा गया गिफ्ट यानी वो शर्ट पाकर लिन के पिता बहुत ही दुखी होते हैं और उसका गिफ्ट उसे वापस लौटा देते हैं, जिससे लिन का गिल्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उधर ग्रेस उसे एक होटल में पार्टी के लिए ले जाती है और वहां बताती है कि वो पैट और उसके परिवार के साथ डिनर पर गई थी। यहाँ पैट के पिता ने डिनर पर ये क्रेडिट लिया था कि पैट की ट्यूशन की वजह से ही ग्रेस पास हुई। इसके बाद प्राइवेट में ग्रेस को ऑफर दिया कि वो चाहते हैं कि पैट STIC एग्जाम दे, लेकिन अकेले पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, इसलिए वो चाहते हैं कि ग्रेस भी ये एग्जाम दे और अपना करियर बनाए। बाकी वो उनकी सारी पढ़ाई स्पॉन्सर करने को तैयार हैं। अब ग्रेस ये ऑफर लिन को भी बताती है और कहती है कि अगर लिन उन्हें STIC एग्जाम में मदद करे तो पैट और वो दोनों फायदा उठा सकते हैं। हालांकि लिन पहले मना कर देती है और उसे लगता है कि इस लेवल की इंटरनेशनल परीक्षा में चीटिंग करना बहुत ही रिस्की है। लेकिन जब ग्रेस 6 लाख रुपए देने की बात करती है तो लिन हिल जाती है और आधे मन से तैयार होकर होटल से निकलने लगती है। अब सीढ़ियों पर जाते हुए उसे महसूस होता है कि इस तरह की स्ट्रिक्ट ग्लोबल एग्जाम्स में पुराने तरीके से चीटिंग संभव नहीं है। इसलिए वो रिसेप्शन पर ग्रेस की किताब और एक मैसेज को छोड़कर सब कुछ छोड़ने का सोचती है। फिर उसी समय वो एक पिता को अपनी दूर से बैठे बच्चे से फोन पर बात करते हुए सुनती है। वो कह रहा होता है कि तुम्हारे देश में अभी दिन है और यहाँ रात, इसीलिए ये समय ठीक नहीं। इधर लिन होटल की वर्ल्ड क्लॉक दीवार की तरफ देखती है, जहाँ अलग अलग देशों की घड़ियां अलग अलग टाइम दिखा रही होती है। इसी क्षण उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है कि टाइम जोन का फायदा उठाकर STIC एग्जाम में चीटिंग हो सकती है। फिर वो ग्रेस और पैट को समझाती है कि STIC एक वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम है जो एक ही तारीख को अलग अलग देशों में लोकल टाइम के हिसाब से होता है। इसका मतलब अगर वो पहले टाइम जोन जैसे ऑस्ट्रेलिया सिडनी में पेपर देकर वहां से सवाल याद कर लें तो बाद वाले देशों जैसे थाईलैंड में एग्जाम शुरू होने से पहले ही सारे जवाब भेज सकती है। यानी टाइम जोन के अंतर का इस्तेमाल करते हुए ये काम आसानी से किया जा सकता है। फिर लिन कहती है कि वो सिडनी जाएगी, वहां पहले स्लॉट में एग्जाम देगी और सेक्शन वाइज क्वेश्चन आंसर फोन के जरिए वापस भेज देगी। लेकिन इस रिस्क के लिए उसे सिर्फ पैट और ग्रेस की मदद करना सही नहीं लगेगा, इसलिए वो कहती है कि अगर इतने बड़े रिस्क पर जा रही है तो उसे ज्यादा स्टूडेंट्स चाहिए ताकि बड़ा पैसा बन सके। तो इस तरह अब पैट और क्लाइंट्स ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। इधर हम बैंक को देखते हैं जो किसी से फोन पर कह रहा होता है कि अगले दिन उसका सिंगापुर स्कॉलरशिप एग्जाम है और तभी दो गुंडे उसे घेर लेते हैं, जिसके बाद वो उसे बुरी तरह से पीटते हैं और कूड़े के ढेर के पास फेंक देते हैं। इससे अब बैंक का एग्जाम मिस हो जाता है और उसकी स्कॉलरशिप चली जाती है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि उसकी पिटाई किसने करवाई, क्योंकि उससे तो किसी की कोई लड़ाई भी नहीं है। उधर लिन, पैट और ग्रेस अपने प्लान में टोंग को भी शामिल कर लेते हैं, जो दिखाता है कि उसके पास पहले से 30 STIC कैंडिडेट्स का ग्रुप है, यानी बड़ी कमाई का मौका। अब पैट टोंग से कहता है कि ऐसे ही एक और जीनियस ढूंढो जो लिन के साथ सॉल्यूशन निकालने में मदद कर सके। तभी टोंग बताता है कि बैंक इसके लिए परफेक्ट रहेगा, लेकिन अभी वो हॉस्पिटल में है और उसका एग्जाम छूट चुका है। अब ये सुनकर लिन और ग्रेस दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। फिर टोंग की मदद से वो कई और स्टूडेंट्स को अपने नेटवर्क में जोड़ लेते हैं। आगे एक मीटिंग में पैट सभी को पूरा प्लान समझाता है कि CTIC एग्जाम हॉल में सिर्फ पेंसिल, इरेजर, एग्जाम ID और पासपोर्ट ले जा सकते हैं, यानी मोबाइल फोन अलाउड नहीं होंगे। अब लिन बताती है कि वो एग्जाम सेंटर के बाथरूम में अपना फोन छुपाएगी। वो समझाती है कि STIC में 4 सेक्शंस होते हैं और हर सेक्शन के बीच में 10 मिनट का ब्रेक मिलता है। हर ब्रेक में वो उस सेक्शन के आंसर फोटो या टेक्स्ट के रूप में भेज देगी। वो सबको पेंसिल के पीछे लगे बारकोड दिखाती है और कहती है कि हम उन्हीं बारकोड की लाइंस को इस तरह से अरेंज करेंगे कि हर पेंसिल एक सेक्शन के जवाब का कोड बने, यानी 4 पेंसिल 4 सेक्शन। हर स्टूडेंट को 4 पेंसिल दिए जाएंगे और पेंसिल की पोजीशन और बारकोड की लाइनों से वो अपने आंसर की समझेंगे। इसके बाद मीटिंग के आखिर में पैट सबको कहता है कि एग्जाम के दिन सुबह वो एक जगह इकट्ठा होंगे और 2 हफ्तों के अंदर कैश में पेमेंट दे देंगे। तो इस तरह से आखिर में सभी स्टूडेंट्स इस सुरक्षित शॉर्टकट से बेहद खुश हो जाते हैं। इधर बैंक को अभी तक ये पता नहीं था कि उसे किसने पिटवाया था। फिर कुछ समय के बाद लिन खुद उसकी शॉप पर जाती है, उसे पूरा टाइम जोन वाला प्लान और सिडनी में एग्जाम देने का आइडिया समझाती है और साथ में काम करने के लिए कहती है। अब बैंक शुरू में तो घबरा जाता है और मना करता है, लेकिन फिर लिन उसे पैसों का पूरा हिसाब दिखाती है
कि इतने स्टूडेंट्स से मिलने वाली रकम, उसका हिस्सा, सिंगापुर फेल होने के बाद भी एक नए फ्यूचर की संभावना। इस तरह से वो उसे एक प्रिंटिंग प्रेस का कार्ड देकर निकल जाती है, जहां पेपर्स प्रिंट होने हैं और प्लान वहीं से ऑपरेट होगा। फिर अगले दिन बैंक खुद उस प्रिंटिंग प्रेस में पहुंच जाता है और यहीं से वो लिन की टीम में शामिल हो जाता है। इसके बाद लिन और बैंक आधिकारिक रूप से सिडनी में STIC एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरते हैं। एक तरफ स्कॉलरशिप का सपना, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम चीटिंग प्लान, दोनों एक ही टिकट पर सवार हो जाते हैं। इसके बाद लिन अपने पापा से झूठ बोलती है कि वो स्कूल की टीम के साथ सिडनी जा रही है और इस बहाने वो उनसे फॉर्म पर साइन करवा लेती है। फिर बैंक, पैट, ग्रेस और बाकी सभी मिलकर बार बार प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे सिडनी में लिन और बैंक पेपर हल करेंगे, कैसे टाइम के हिसाब से आंसर याद करेंगे और कैसे वापस भेजेंगे। इस तरह से अब कई ड्रिल के बाद उनकी टाइमिंग परफेक्ट हो जाती है और उन्हें भरोसा हो जाता है कि प्लान काम कर सकता है। फिर धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स पैसा जमा कर देते हैं, जो मिलकर बहुत बड़ी रकम बन जाती है और इसे देखकर बैंक भी चौंक जाता है। इसके बाद टीम बैकअप प्लान भी बनाती है, यानी अगर किसी एक को पकड़ा गया तो बाकी क्या बोलेंगे, कौन क्या रोल प्ले करेगा, यानी हर पॉसिबिलिटी के लिए पहले से तैयारी। अब इसी मीटिंग में गलती से पैट के मुंह से निकल जाता है कि बैंक को पहले जो गुंडों ने पीटा था वो उसी की प्लानिंग थी, ताकि बैंक सिंगापुर स्कॉलरशिप एग्जाम ना दे पाए और मजबूरी में उनके साथ STIC स्कैम में शामिल हो जाए। अब ये सुनकर बैंक आपे से बाहर हो जाता है और पैट से लड़ने लगता है। फिर इसी धक्का मुक्की में लिन को भी चोट लगती है, लेकिन फिर कहता है कि वो ये सब किसी की मदद के लिए नहीं, सिर्फ पैसों के लिए करेगा, यानी वो भी अब ग्रे जोन में आ चुका था। अब लिन और बैंक सिडनी पहुंचते हैं, जहां बैंक लिन से माफी भी मांगता है और दोनों एक साथ फोटो खिंचवाते हैं, जैसे खुद को समझा रहे हों कि ये बस एक मिशन है। फिर एग्जाम सेंटर पहुंचकर दोनों बाथरूम में अपना अपना फोन छुपा देते हैं और फिर पहले सेक्शन का पेपर देते हैं। यहाँ सेक्शन खत्म होते ही वो दोनों क्वेश्चन और आंसर याद करना शुरू करते हैं और फिर 10 मिनट का ब्रेक मिलते ही वो बाथरूम में जाते हैं। उधर थाईलैंड में पैट, ग्रेस और बाकी सारे स्टूडेंट्स बाइक राइडर्स के साथ बैठकर आंसर का इंतजार कर रहे होते हैं, ताकि मिलते ही अलग अलग सेंटर्स पर भागकर पेंसिल के बारकोड तैयार कर सकें। अब लिन और बैंक अपने फोन से पहला सेक्शन पैट को भेजते हैं, लेकिन यहाँ बैंक चालाकी करता है और बीच में मैसेज करके कहता है कि बाकी सेक्शन के आंसर्स भेजने के लिए उन्हें और पैसे चाहिए। ये सुनकर पैट गुस्सा हो जाता है और मजबूरी में रकम बढ़ाकर भेजता है और ये होते ही बैंक फौरन बाकी के आंसर्स भेज देता है। इधर थाईलैंड में पैट और ग्रेस उन आंसर्स को जल्दी जल्दी बारकोड सिग्नल में बदलकर पेंसिल्स पर लगा देते हैं और पहला सेक्शन क्लियर हो जाता है। उधर सिडनी में दूसरा और तीसरा सेक्शन शुरू होता है और वो दोनों फिर से पेपर हल करते हैं। इसके बाद ब्रेक में बैंक बाथरूम में जाकर वापस आंसर्स भेजने लगता है, लेकिन इस बार लिन को बाथरूम के बाहर लड़कियों की लाइन मिलती है और उसे अंदर आने के लिए इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इसी बीच बाथरूम के पास से गुजर रहे टीचर को बैंक पर शक हो जाता है, जो वो दरवाजे पर खड़े होकर उसे बाहर आने को कहता है। यहाँ घबराहट में बैंक का हाथ फिसल जाता है, जिससे टॉयलेट सीट टूट जाती है और वो घबराकर अपना फोन कमोड में फेंक देता है और फ्लश कर देता है। लेकिन इतने में टीचर अंदर आ चुके होते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उधर लिन जैसे तैसे अंदर पहुंचती है और अपने फोन से सेक्शन के आंसर्स भेजने ही वाली होती है कि तभी टीचर उसे भी बाहर आने के लिए कहती है। यहाँ लिन तुरंत अपना दिमाग चलाती है और अपना फोन जूते के नीचे दबाकर बाहर निकलती है। फिर वो बाहर जाकर देखती है कि बैंक को अलग ले जाया जा रहा है। इसके बाद वो अपना फोन वाटर डिस्पेंसर के पीछे छुपाकर क्लास में वापस चली जाती है। यहाँ अब उसे बैंक का पार्ट भी निभाना पड़ता है, यानी आखिरी सेक्शन का पेपर भी खुद हल करना और सारे आंसर्स याद करना। इस तरह से अब वो अपना आखिरी सेक्शन पूरा करती है और फटाफट आंसर्स करने लगती है, लेकिन प्रेशर में उसका दिमाग ब्लॉक होने लगता है। पर फिर भी वो अपने पुराने पियानो कोड का इस्तेमाल करके आंसर्स दिमाग में सुरों की तरह फिट कर लेती है। अब क्लास से बाहर निकलने और फोन तक पहुंचने के लिए वो जानबूझकर उल्टी करने का ड्रामा करती है, जिस पर टीचर पहले तो मना करते हैं, पर वो जोर देकर बाहर चली ही जाती है। इधर इसी दौरान थाईलैंड में लिन के डैड उसकी खबर लेने के लिए ग्रेस और पैट के पास पहुंचते हैं, जहां पैट प्लान से जुड़े सारे सबूत जल्दी जल्दी छुपाता है। उधर लिन अपना फोन निकालती है और एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हुए किसी स्टेशन तक पहुंचती है, जबकि टीचर उसे ढूंढते हुए पीछे पीछे आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ लिन के पिता ग्रेस को नकली फॉर्म दिखाते हैं और कहते हैं कि लिन झूठ बोलकर सिडनी गई है, लेकिन आखिर वो वहाँ क्या करने गई है। वो ये सोचकर इधर उधर चीजों को तलाश रहे होते हैं, पर तभी ग्रेस एकदम से कहती है कि लिन असल में अपने बॉयफ्रेंड बैंक के साथ सिडनी घूमने गई है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं
कि लिन जल्दी जल्दी ग्रेस को सेक्शन वाइज आंसर्स भेजना शुरू करती है, लेकिन तभी उसका फोन गिर जाता है। पर फिर भी लिन उसे उठाकर फिर से मैसेजेस भेजने लगती है। उधर लिन के पिता के जाने के बाद ग्रेस और पैट लिन के भेजे हुए जवाबों से बारकोड सेट करके पेंसिल तैयार करते हैं। हालांकि इस बीच लिन कुछ आंसर्स भूल जाती है, लेकिन हार नहीं मानती और खुद को संभालकर उन्हें याद करती है और भेज देती है। इसके बाद स्टेशन पर बैठकर वो लगातार खाती रहती है ताकि उसे सचमुच उल्टी आ जाए, और जब टीचर उसे पकड़ते हैं तो उनके सामने ही वो उल्टी कर देती है, जिससे उन्हें लगता है कि वो सच में बीमार है। इधर थाईलैंड में सारे स्टूडेंट्स पेंसिल लेकर एग्जाम हॉल में जाते हैं और पैट और ग्रेस बारकोड कोडेड पेंसिल्स बांटते हैं। सब अपने पेपर्स भरते हैं और निकल जाते हैं। इसके बाद टीचर लिन को वापस सेंटर में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिन चालाकी से अपना फोन किसी दूसरे के बैग में रख देती है और खुद खाली हाथ एग्जाम सेंटर लौटती है, जहां बैंक अभी भी इन्वेस्टिगेशन में जकड़ा हुआ होता है। यहाँ लिन देखती है कि बैंक के सामने सवाल किए जा रहे हैं और वो एक मोड़ पर उसके नाम पर बात लाने वाला था, इसलिए वो पहले ही उसके साथ की फोटो अपने फोन से डिलीट कर चुकी होती है ताकि सबूत ना बचे। पर इसके बावजूद बैंक किसी का नाम नहीं लेता। वो प्लान में तो फेल हो चुका था, लेकिन वो लिन, पैट और ग्रेस की सीधी चुगली नहीं करता। फिर STIC एग्जाम के बाद लिन अपने देश लौट आती है। यहाँ एयरपोर्ट पर पैट और ग्रेस उसका वेलकम करते हैं, लेकिन लिन के चेहरे पर खुशी नहीं, सिर्फ थकान और गिल्ट है। वो उन्हें बैंक के पकड़े जाने के बारे में भी बता देती है और फिर भी उनके जोर देने पर पार्टी के लिए हाँ कह देती है। इसके बाद लिन अपने पापा से भी टर्मिनल पर मिलती है, जो आज उससे नाराज नहीं दिखते, बल्कि बस उसके बॉयफ्रेंड बैंक के बारे में पूछते हैं, जिसे सुनकर लिन टूट जाती है और रो पड़ती है। इधर हम देखते हैं कि ग्रेस, पैट और बाकी सारे स्टूडेंट्स अपने STIC एग्जाम में पास होने की खुशी में पार्टी करते हैं, लेकिन लिन वहाँ नहीं रुकती और बैंक के पकड़े जाने और पूरे स्कैम की वजह से उसका मन खुद से ही खफा होता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो ग्रेस, पैट और ग्रुप से खुद को अलग कर लेती है, जिससे ग्रेस भी अंदर से आहत हो जाती है। अब कुछ समय के बाद लिन को बैंक का मैसेज आता है। यहाँ बैंक उसे अपनी शॉप पर बुलाता है और वहाँ पहुंचकर लिन देखती है कि उसने अपने हिस्से से कमाए पैसों से शॉप अपग्रेड कर ली है। यहाँ उसने कई नई चीजें खरीदी हैं, यानी वो उस स्कैम से निकलकर अब फ्री है और पैसों का स्वाद भी चख चुका है। इसके बाद बैंक लिन को एक बार फिर से एक नए इंटरनेशनल एग्जाम में STIC जैसा ही स्कैम करने का ऑफर देता है और ये वादा करता है कि इस बार पैसे और भी ज्यादा मिलेंगे। अब साफ दिखता है कि बैंक धीरे धीरे पैसों के लिए लालची और नैतिक रूप से और कमजोर हो चुका है, लेकिन इस बार लिन उसे साफ मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। पर तभी बैंक उसे धमकाता है और कहता है कि अगर उसने इस बार उसका साथ नहीं दिया तो वो पूरे STIC स्कैम के बारे में ऑफिशियल बोर्ड को बता देगा। साथ ही पैट और ग्रेस के चीटिंग करके पास होने की बात भी खोल देगा, जिससे वो सभी सजा झेलेंगे। अब ये सुनकर लिन समझ जाती है कि बैंक अब कुछ भी कर सकता है और उसकी चुप्पी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो बिना बहस किए वहाँ से चुपचाप चली जाती है और सीधे STIC एग्जाम के ऑफिशियल ऑर्गेनाइजर्स के पास जाकर पूरी चीटिंग रैकेट की सच्चाई खुद अपने मुंह से स्वीकार कर लेती है। अब यहाँ से फिल्म शुरू के सीन पर आती है, जहाँ इंटरव्यू जैसे सेटअप में बैठी लिन अपनी कहानी बता रही होती है। यहाँ हमें समझ में आता है कि वो दरअसल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज के सामने कन्फेशन दे रही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, सच यही है, पैसे के लिए हम चाहे जो कर लें, लेकिन गलत तरीके से कमाया गया पैसा हमें कभी सुकून या चैन की नींद नहीं सोने देता। इसलिए अच्छा है कि हम खुश रहें और ईमानदार रहें, ताकि हमें कभी ऐसी चीज झेलनी ना पड़े। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।